अगर आपने फॉरेक्स मार्केट या ट्रेडिंग को एज अ करियर सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको फॉरेक्स मार्केट एंड ट्रेडिंग के बेसिक तमाम रूल से आगाही दिलाई जाएगी और उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 3 का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन था वो भी इसके अंदर शामिल है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग, इन दोनों को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड किसको कहते हैं। ट्रेड का मतलब क्या है? तजारत। और तजारत में कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है? आप कम कीमत पे प्रोडक्ट खरीदेंगे और ज़्यादा कीमत पे जब प्रोडक्ट बेचेंगे तो तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यही तजारत का रूल अप्लाई होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी। अगर आप अभी अपने स्कूल के एग्ज़ाम से या कॉलेज एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं और आपको किसी दोस्त ने बताया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से बहुत आसान पैसे बनाए जा सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेक्स मार्केट आप क्यों फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या क्यों आप फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग को सीखना चाहेंगे। तो आप ये बताइए, आप कोई भी कारोबार करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या एनालाइज करते हैं कि कोई भी काम आपने मुंतखब किया है कारोबार करने के लिए, क्या उस कारोबार में पोटेंशियल भी है? क्या आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं क्या वो लोग खरीदना भी चाहते हैं कि नहीं? सबसे पहला सवाल आप अपने आप से यही करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी शहर की या किसी गांव की आबादी जो है वो चंद हज़ार है और आप करोड़ों लोगों के हिसाब से वहाँ पे स्टॉक जो है वो अपनी दुकान में या अपने मॉल में डाल दें। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना कि आप अपने इलाके के हिसाब से या अपने काम के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए आप कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच सकें, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी हो, कम वक्त में आप ज़्यादा पैसे बना पाएं। अब क्योंकि आपके सराउंडिंग्स के अंदर कंपटीशन इतना है, आप किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऑलरेडी मार्केट सैचुरेटेड है, लोग बेशुमार स्टॉक अपनी दुकानों के अंदर रख के बैठे हुए हैं। तो आप अगर उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे और बहुत स्लो होंगे। इवेंचुअली इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो अब टाइम बचाने के लिए लोग फॉरेक्स का क्यों इंतखाब करते हैं, उसकी वजह ये है, ये एक $1 ट्रिलियन मार्केट है। यहाँ पर लाखों की तादाद में किसी भी लम्हे बायर्स एंड सेलर्स हमेशा इस मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं। आप किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ बाय करना चाहें, कोई भी करेंसी बाय करना चाहें, कोई भी कमोडिटी बाय करना चाहें तो आपको हमेशा कोई ना कोई सेलर इस मार्केट के अंदर अवेलेबल नज़र आएगा। और एक्चुअली आपको बायर्स एंड सेलर्स को खुद ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म्स खुद आपके लिए बायर्स एंड सेलर्स का इंतखाब कर देते हैं और आपका हमेशा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग नहीं रहता। आप जब भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहें, जिस लम्हे एग्जीक्यूट करना चाहें, आपके ऑर्डर्स तमाम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट आप किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। आप बेशक छुट्टियां गुजारने के लिए मरी चले गए हैं या नारायण कागान चले गए हैं, किसी भी हिल स्टेशन पे आप चले गए हैं, इंटरनेट कनेक्शन अगर वहां पर अवेलेबल है, आप बहुत इजीली फॉरेक्स मार्केट के प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर पाएंगे। आप कोई भी काम का इंतखाब करेंगे तो उससे आप एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इससे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए। तो फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको 500 गुना ज़्यादा भी रिटर्न दे सकती है। अब ये जो 4 मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए फॉरेक्स मार्केट के, यही बेसिकली इसका नुकसान का बायस भी बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हर वक्त बायर्स एंड सेलर्स के मौजूद होने की वजह से आपको हर वक्त हर लम्हे ट्रेड में इंगेज रहने का दिल करता है। आप हर लम्हे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि बेसिकली इसका सबसे पहला नुकसान है। अब क्योंकि ये $1 ट्रिलियन मार्केट है तो आपको सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग अपनी बड़े प्रॉफिट्स और अपनी ट्रेड्स दिखाते हुए नजर आएंगे और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आपको भी मार्केट में इंगेज रहने का दिल करेगा, जो कि एक ज़्यादा बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट में लो इन्वेस्टमेंट के साथ हाई रिटर्न्स मिलते हैं, तो इसी वजह से लोग इस मार्केट को
एक प्रॉपर करियर के तौर पे समझने के बजाय एक गैम्बलिंग समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। अब क्योंकि फॉरेक्स मार्केट की एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान है, इस वजह से लोग इसको सोचे समझे बगैर, कुछ रिसर्च किए बगैर, कुछ पढ़े बगैर जब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। ये 4 मेन ड्रॉबैक्स हैं फॉरेक्स मार्केट के, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो चीज़ आप एनालाइज करेंगे वो है चार्ट्स। चार्ट्स के ऊपर बेसिकली आपको 2 ही चीज़ें बताई जाती हैं, एक है प्राइस और दूसरा है टाइम। फॉरेक्स मार्केट के अंदर बेशक करेंसीज हों, कमोडिटीज़ हों, प्रेशियस मेटल्स हों, इंडिसेस हों, कोई भी चीज़ की आपको प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ट्स पर दिखाई जाती है। चार्ट्स जो हैं वो दिखाने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन चार्ट सिर्फ कैंडलस्टिक की मदद से ही क्यों दिखाए जाते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने बेशुमार क्रिकेट मैचेस देखे होंगे टेलीविज़न के ऊपर, और वहाँ पर आपको चार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे 2 टीमों के दरमियान अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो आपको स्कोर्स दिखाए जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, जिसमें आपके सामने अगर स्कोर इस तरीके से आपको नज़र आए कि पहले ओवर के एंड के ऊपर ऑलमोस्ट इंडिया का 10 स्कोर था, दूसरे ओवर के एंड पे ऑलमोस्ट 20 स्कोर था, और तीसरे ओवर के एंड पे ऑलमोस्ट 30 स्कोर था। तो अब आपको ये डेटा इतना क्लियरली नहीं बता रहा कि आपको हर बॉल के ऊपर कितना कितना स्कोर इंडियन टीम ने बनाया है। अब पहले चार्ट के मुकाबले में अगर आपके पास चार्ट इस तरीके से दिखाया जाए कि एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स थी, उन 6 बॉल्स में बॉलर ने 4 बॉल्स बीट करवाई, एक छक्का लगा, एक चौका लगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा फर्स्ट ओवर में इस तरीके से 10 स्कोर बना था। और सेकंड ओवर के अंदर पहली बॉल पे चौका लगा, फिर 2 बॉल बीट हुई, फिर 6 स्कोर बने, यानी कि छक्का लग गया, और फिर उसके बाद 2 बॉल बीट हो गई। तो इस तरह से दूसरे ओवर में भी 10 स्कोर बन गया। और तीसरे ओवर की पहली बॉल पे ही छक्का लगा, फिर 2 बॉल बीट हुई, फिर 2 डबल्स ली गई, और उसके बाद 1 बॉल बीट होगी। इस तरीके से तीसरे ओवर में भी 10 स्कोर बने। तो अब पहले चार्ट के मुकाबले में इस दूसरे चार्ट ने आपको बहुत क्लियरली बॉल बाय बॉल आपको डेटा प्रेजेंट किया है, स्कोर आपको प्रेजेंट किया है। आप बड़ी आसानी से ये जज कर सकते हैं कि स्कोर किस तरतीब से कितनी तेजी से बना है और किस तरीके से 3 ओवर्स में 30 स्कोर इंडियन टीम बना पाई है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी स्टॉक या करेंसी का चार्ट देखें और आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दिया जाए, तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि मार्केट का असल बिहेवियर क्या है। इसलिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो चार्ट्स को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका जो एनालिस्ट ने फिगर आउट किया है वो जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न है। जापानीज कैंडल स्टिक्स चार्ट पे ट्रेंड कैसे क्रिएट करते हैं, इम्पल्स एंड करेक्शन क्या चीज होती है, आइए इस पे नजर डालते हैं। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कॉन्सेप्ट इम्पल्स एंड करेक्शन। विद द ट्रेंड जब भी आपकी प्राइस मूवमेंट होगी दैट इज इम्पल्स, और जब भी प्राइस अगेंस्ट द ट्रेंड मूव करेगी तो उसको कहा जाएगा करेक्शन। अब इम्पल्स एंड करेक्शन को हम कैंडल बाय कैंडल स्टडी करेंगे, बिकॉज कैंडल बाय कैंडल इवैल्यूएशन से हमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जो हमने इम्पल्स एंड करेक्शन की जो डेफिनेशन बनाई है वो तो नेकेड आई से बनाई है ना, अभी कोई इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो हम इम्पल्स एंड करेक्शन की जो डेफिनेशन बनाएंगे उसके अंदर आपको टेक्निकल आपके पास एक्सपर्टीज होंगी तो ही आप इम्पल्स एंड करेक्शन की डिफ्रेंसिएशन कर सकेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास एक कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। एक कैंडल के 4 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, 4 रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, और वो 4 रेफरेंस पॉइंट आपको यहाँ पे ये ऊपर नज़र आ रहे हैं। मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दें, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ इस एरिया को। ये वाले एरिया में आप ये देखें क्या लिखा हुआ है, OHLC, और ये वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं। जैसे मैं कर्सर को आगे लेके जा रहा हूँ ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हर कैंडल का OHLC डिफरेंट है, ठीक है। OHLC से क्या मुराद है, OHLC से मुराद है ओपन हाई लो एंड क्लोज। ओपन हाई लो एंड क्लोज का मतलब है कि ये कैंडल हमारे पास इसकी एक ओपनिंग प्राइस है, एक हाईएस्ट प्राइस है, एक लोएस्ट प्राइस है और एक क्लोजिंग प्राइस है।
इस वक्त हमने जो चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ये डेली चार्ट है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर 1 डे या 1 डी पेपर स्टोन। इसमें गोल्ड एंड यूएस डॉलर का क्या मतलब है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन 1 डी का क्या मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और पेपर स्टोन जो है वो ब्रोकर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस ब्रोकर का चार्ट है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज 4 वैल्यूज होती हैं एक कैंडल की, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन कब होती है? जब इसकी ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो। तो हमारी ओपनिंग प्राइस है ये, दिस इज द ओपनिंग लेवल जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है, और कैंडल क्लोज हुई है यहां पे हमारे पास इसकी प्राइस आ रही है ऑलमोस्ट 2983, और यहाँ पे आ रही है ऑलमोस्ट 3082। तो 2983 कम है किससे? 3080 से। तो इसकी ओपनिंग प्राइस कम है क्लोजिंग प्राइस से, इस वजह से इसका जो कलर है वो ग्रीन है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होती तो ये रेड कैंडल की ये रेड कलर की कैंडल होती, और इसमें कहा जाता कि इस टाइम फ्रेम में या इस टाइम में प्राइस गोल्ड की कम हुई है, तो हमें ये पता चलता है ये एक बेरिश कैंडल है। अब क्योंकि हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है, तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग प्राइस हमारी कम है क्लोजिंग प्राइस से, या क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है ओपनिंग प्राइस से। तो अब इम्पल्स एंड करेक्शन को कैंडल की इन वैल्यूज से हम एक डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। आप ये देखिए, आपके पास यहाँ पे इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल हाई क्रिएट हुई है, और ट्रेंड हमारे पास ओवरऑल बुलिश है। ये देखें, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी ऊपर है। जो फर्स्ट कैंडल है, दिस कैंडल नंबर 1 के बाद जो कैंडल नंबर 2 है, उसने कैंडल नंबर 1 के हाई से ऊपर ट्रेड किया, उसके लो से नीचे ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज गोइंग विद द ट्रेंड, ये ट्रेंड के साथ ऊपर चल रही है। उसी तरह कैंडल नंबर 3 कैंडल नंबर 2 के हाई से ऊपर ट्रेड कर रही है। ये देखें, ये थर्ड कैंडल ये है, कैंडल नंबर 2 से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये ट्रेंड के साथ जा रही है, ट्रेंड के अगेंस्ट नीचे को नहीं आ रही, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कैंडल नंबर 4 रेड कलर की है, इसकी अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जब ज्यादा होती है तो ग्रीन होती है, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम हो तो रेड हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये फोर्थ कैंडल जो है ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है? तो ऐसा नहीं है, ये 3 के लो से नीचे ट्रेड नहीं हुई। बेशक ये रेड कलर की जरूर आपको नजर आ रही है, ये बेरिश कैंडल है, इस दौरान हमारे पास जो प्राइस है वो कम जरूर हुई है, लेकिन वो थर्ड के लो से नीचे ट्रेड नहीं हुई, ये ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं गई हमारे पास ये कैंडल, ठीक है। इसने भी 3 के हाई से ऊपर ही ट्रेड किया। कलर इसका अभी हमें फिलहाल रेड जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल नहीं है, ये विद द ट्रेंड ही कैंडल क्लोज हुई है, तो इसको भी कहा जाएगा ये ट्रेंड के साथ ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 कैंडल्स को देखा है, कैंडल नंबर 1 2 3 एंड 4, चारों की चारों कैंडल्स ने हाई से ऊपर ट्रेड किया हुआ है, तो ये विद द ट्रेंड कैंडल्स मूव कर रही हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगी इम्पल्स चल रही है अभी हमारी। करेक्शन कब आएगी अभी हम देखते हैं। अभी ये डेफिनेशन को यहां तक क्लियर कर लें कि अभी हमने पहले जो इम्पल्स की डेफिनेशन देखी थी, जो नेकेड आई से हमने देखी थी, कि वो ट्रेंड हमारा ओवरऑल क्या है, मार्केट का बुलिश है, और जो भी कैंडल्स हमारे पास ट्रेंड के साथ क्रिएट हो रही हैं वो कहलाएंगी इम्पल्स, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नजर आ रही है मूवमेंट वो कहलाएगी करेक्शन। लेकिन उसमें कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब हम यहाँ पे अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी यूज करना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि भाई टेक्निकली किस तरह से इम्पल्स एंड करेक्शन को डिफाइन किया जाता है।
तो ये कैंडल है हमारे पास, कैंडल नंबर 1। इस कैंडल नंबर 1 को हमने देखा कि कैंडल नंबर 2 ने इसके हाई से ऊपर ट्रेड किया है और इसके लो से नीचे ट्रेड नहीं किया। अगर ये मार्केट ये कैंडल नंबर 2 कैंडल नंबर 1 के लो से नीचे ट्रेड कर जाती तो हम कहते कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट चलने लग पड़ी है। लेकिन क्योंकि कैंडल नंबर 1 के बाद कैंडल नंबर 2 ने भी हाई से ऊपर को ट्रेड किया हुआ है तो ये विद द ट्रेंड ऊपर जा रही है। ठीक है, ये देखें कैंडल नंबर 2 भी बुलिश है, उसके बाद कैंडल नंबर 3 भी हमारे पास बुलिश है, और कैंडल नंबर 4 को भी अगर हम क्लोजली मॉनिटर करें तो हमें ये नज़र आएगा। ये देखें कैंडल नंबर 4, जो 4 है वो ऑल्दो ये रेड कलर की है, लेकिन इसने भी कैंडल नंबर 3 के हाई से ऊपर ट्रेड किया हुआ है। ये आपको इसका हेड नज़र आ रहा है हल्का सा ऊपर, तो ये भी ट्रेंड के साथ ही ऊपर जा रही है। कलर के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्या इसने कैंडल नंबर 3 के लो से नीचे तो नहीं ट्रेड किया हुआ। तो हमें पता चल गया कि भाई नहीं किया हुआ, ऊपर ही ट्रेड किया हुआ। अब आ जाते हैं हम कैंडल नंबर 5 के ऊपर। ये जो छोटी सी कैंडल अंदर बन गई है, ठीक है, इसने ना ही कैंडल नंबर 4 के हाई से ऊपर ट्रेड किया है, ना ही लो से नीचे ट्रेड किया है। तो इसने ट्रेंड को डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही बुलिश साइड पे ना ही बेरिश साइड पे। तो इसको भी हम करेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको भी हम ये नहीं कहेंगे कि कैंडल नंबर 5 जो है ये ट्रेंड से मुखालिफ सिमत में चल पड़ी है। इसने कुछ किया नहीं है। कई आपको दिन ऐसे मिलते हैं, वो कोई बैंक हॉलीडे आ जाता है, ज़्यादा आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट नज़र नहीं आती, ऐसे काफ़ी दिन आपको नज़र आएंगे। लेकिन इस तरह के दिन आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड के मुखालिफ चल पड़े हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए फ़िलहाल हम इनको इग्नोर कर देते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। उससे नेक्स्ट डे को देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 6वां दिन है फिर दोबारा से इसने हाई से ऊपर ट्रेड कर दिया। तो ये भी आपको पता चल गया कि ये ट्रेंड के साथ ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया 7वां दिन, उस पर भी आप देखें कि इसने भी लो से नीचे ट्रेड नहीं किया। तो 7th डे पे भी मार्केट अभी तक आपको बुलिश ही नज़र आ रही है। कलर पे नहीं जाना अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ ये देखना कि क्या मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल से ऊपर ट्रेड कर रही है या प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे ट्रेड कर रही है। तो ये सारे दिन सिवाय इस छोटे से दिन के जो बेसिकली इनसाइड डे बना था, तमाम दिन प्रीवियस डे से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मार्केट हमारे पास पहुंच गई यहाँ पे, और उसके बाद फाइनली ये वाला दिन। ठीक है, ये सारे दिन 8 दिन ऑलमोस्ट मार्केट हमारे पास एक बुलिश इम्पल्स क्रिएट कर रही थी। दिस इज कंप्लीट बुलिश इम्पल्स। ठीक है, इसमें कोई करेक्टिव मूव नहीं है। अब जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे के लो से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, ये बेसिकली आप देखें कि ये हमारे पास जो 8th डे था, इसके लो से मार्केट ने नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो इसको कहा जाएगा कि अब मार्केट ने अपनी ट्रेंड के अगेंस्ट मूवमेंट देनी शुरू कर दी है। तो ये कहलाएगी हमारे पास इम्पल्स, और ये कहा जाएगा कि अब हमारे पास ये करेक्टिव मूव आ गई है। अब करेक्टिव मूव हमारे पास कहाँ से शुरू होती है, कैसे ख़त्म होती है, इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। कोई जल्दी नहीं है हमें आगे भागने की, हम एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझने के बाद आगे जाएंगे। और जब ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट कर पाएंगे एंड पे, तो आपको एक कंप्लीट एक अच्छा सा सक्सेसफुल मॉडल ट्रेडिंग का मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नेकेड आई से हमने देखा था कि भाई ये ट्रेंड है और इस ट्रेंड के साथ जो भी मूवमेंट है वो इम्पल्स है, अगेंस्ट द ट्रेंड इज करेक्शन। लेकिन जिस वक्त हमने कैंडल बाय कैंडल स्टडी को देखना शुरू किया तो हमें पता चला कि जब मार्केट कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड कर रही है तो ये विद द ट्रेंड चल रही है। जैसे ही अपनी प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे ट्रेड करेगी मार्केट तो ही करेक्शन कहलाएगी। तो हमें लो से नीचे ट्रेड करते हुए मार्केट यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाके नज़र आई है, तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये करेक्शन स्टार्ट हो गई है। ये हमारी इम्पल्स चल रही थी और ये हमारी करेक्शन चल रही है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है
इम्पल्स एंड करेक्शन की। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी इम्पल्स बन गई है ना, तो करेक्टिव मूव हमने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है। अब इस पिछली एक इम्पल्स को भी स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल इम्पल्स एंड करेक्शन की जो डेफिनेशन है ना क्लियर हो जाए, और हम उसके हिसाब से कैंडल बाय कैंडल को ही स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कैंडल है, रेड कैंडल हमारे पास ये नज़र आ रही है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन है, ये भी हाई से ऊपर ट्रेड करती हुई आपको नज़र आ रही है, ये भी देखें बुलिश है। उसके बाद थर्ड कैंडल भी देखें आपके सामने, यहाँ पे ये बुलिश नज़र आ रही है, तो हमारे पास ये इम्पल्स है। उसके बाद फोर्थ कैंडल देखें, ये जो छोटी सी कैंडल जिसने सर ऊपर निकाला हुआ ये भी बुलिश है। तो ये चार कैंडल्स का बेसिकली ग्रुप जो है ये हमारे पास एक इम्पल्स की निशानदेही कर रहा है हमारे पास ये, ठीक है। लेकिन इन चार कैंडल्स के बाद, एक दो तीन चार के बाद, ये पांचवी कैंडल ने बेसिकली इस टॉप वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड कर दिया है, तो हमारे पास ये इम्पल्स जो है वो, इम्पल्स के बाद ये करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब हमारे पास जब भी एक बुलिश कैंडल के लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाती है, लोएस्ट पॉइंट से नीचे, तो हमारे पास करेक्टिव मूव स्टार्ट हो जाती है। और करेक्टिव मूव खत्म कहां पे होती है? जब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर दोबारा मार्केट ट्रेड कर जाती है, तो हमारे पास करेक्टिव मूव कंक्लूड हो जाती है और दोबारा से एक नई इंपल्स स्टार्ट हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। इस कैंडल, फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड कर गई, सेकंड कैंडल, फिर सेकंड के बाद थर्ड कैंडल भी हाई से ऊपर ट्रेड कर गई और फोर्थ कैंडल भी ऊपर ट्रेड कर गई। पर फिफ्थ कैंडल ने फोर्थ कैंडल के लो से नीचे ट्रेड कर दिया। और छठवीं कैंडल आप देखें कि इसने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं किया, लेकिन प्रीवियस कैंडल से ऊपर ट्रेड किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट हाई वाली जो कैंडल है जिसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया था, तो हमारे पास बेसिकली करेक्शन स्टार्ट हुई थी। उसके हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी तो करेक्शन जो है वो कंक्लूड हो जाएगी, हम कहेंगे करेक्शन खत्म हो गई है और नई इंपल्स स्टार्ट हो गई है। तो इसके हाई से ऊपर ट्रेड करना मार्केट का जरूरी है। तो हम देख लेते हैं कि क्या मार्केट ने इससे ऊपर ट्रेड किया है, तो हमें नजर आया कि मार्केट ने इससे ऊपर ट्रेड कर दिया। ये देखें, क्लोजली हमने देखा यहां पे, तो हमें पता चला कि मार्केट ने तो इसके ऊपर ट्रेड कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास छोटी सी करेक्शन आई थी कि एक दो तीन चार, चौथी कैंडल के बाद पांचवी कैंडल ने इसके नीचे ट्रेड किया और छठवीं कैंडल ने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल फोर्थ कैंडल के ऊपर ट्रेड कर दिया। तो हमारे पास ये करेक्टिव मूव खत्म हो गई और ये छोटी सी बीच में इंपल्स बन गई है। पर ये छोटी सी इंपल्स बनने के बाद ये सातवीं कैंडल फिर इसके नीचे चली गई है, तो इसका मतलब है कि दोबारा एक करेक्टिव मूव आ गई है। तो अब कहां पे जाना चाहिए मार्केट को? अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल हमारे पास ये आ गई है, पहले ये थी, अब हमारे पास ये है हाईएस्ट हाई वाली कैंडल। अब इस प्राइस के ऊपर जब मार्केट ट्रेड कर जाएगी तो हमारे पास करेक्टिव मूव खत्म हो जाएगी। तो यहां पे अब हमारे पास क्या हुआ? यहां पे ये हुआ कि ये हमारे पास बेसिकली इंपल्स थी, ये छोटी सी करेक्शन बनी, फिर हमारे पास ये इंपल्स बनी और फिर ये करेक्शन बनी और फिर मार्केट यहां से बुलिश चलेगी। इसको प्रॉपरली हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि इंपल्स एंड करेक्शन किस तरीके से मूव करता है। अब ये इंपल्स एंड करेक्शन आपका कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रक्चर मार्किंग में किस तरह से हेल्प करेगा और आपको डिसीजन मेकिंग में किस तरह से हेल्प करेगा, इस पे हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। लेकिन अभी यहां पे ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये हमारे पास इंपल्स, ये करेक्शन, ये इंपल्स, ये करेक्शन और फिर यहां से ये इंपल्स हमारे पास चली गई। और यहाँ पे कौन से हाईज इंपॉर्टेंट थे? हाईएस्ट हाई हमारे पास इंपॉर्टेंट था, और वो हाईएस्ट हाई कहाँ पे है वो हम दोनों मार्क कर लेते हैं। पहला हाईएस्ट हाई इंपॉर्टेंट ये था, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हाई जो इंपॉर्टेंट था लेवल, वो ये था, ठीक है। इन दो हाईएस्ट हाईज की बेसिस के ऊपर हमने करेक्टिव मूव को स्पॉट किया है।
जब मार्केट हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड कर जाती है तो हमारे पास करेक्टिव मूव स्टार्ट हो जाती है। और करेक्टिव मूव कंप्लीट कब होती है? जब हाईएस्ट हाई की कैंडल के ऊपर मार्केट दोबारा ट्रेड कर जाती है। तो ये हमारे पास एक करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और इस तरीके से हमारे पास ये इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन एंड देन इम्पल्स। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे चले जाएं तो ये हमारे पास कंप्लीट इम्पल्स जा रही है यहाँ तक, क्योंकि सब हाईज ब्रेक हो रहे हैं, किसी लो से नीचे मार्केट ट्रेड नहीं कर रही। यहाँ पे मार्केट ने ये जो टॉप हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे जब यहाँ पे ट्रेड किया तो हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे पास करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गई। और अब हमारे पास लोएस्ट लो वाली कैंडल ये है, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है। अब इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर मार्केट जब दोबारा ट्रेड कर जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये करेक्टिव मूव जो स्टार्ट हुई थी यहाँ पे कंक्लूड हो गई है, और अब हमारे पास इम्पल्स करेक्शन एंड देन अगेन नई इम्पल्स स्टार्ट हो गई। अब ये इम्पल्स कहाँ तक जा रही है? ये देखें, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये है, इसके लो के नीचे इस ग्रीन कैंडल ने ट्रेड नहीं किया, अगली कैंडल ने इसके हाईएस्ट हाई से ऊपर ट्रेड किया पर इसके नीचे भी ट्रेड कर गई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई है? हमारे पास सिचुएशन ये बन गई कि ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है हमारी, और इसके लो के नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गई है। तो अब ये कंक्लूड कब होगी? जब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाएगी, जो कि यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर गई है। तो हमारे पास ये इम्पल्स एंड करेक्शन एक फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर डिफाइन होना शुरू हो गया है, एक चीज मीनिंगफुल नजर आना शुरू हो गई है। हमें ये पता चल गया कि मार्केट हाईज एंड लोज क्रिएट करते हुए बुलिश होती चली जा रही है। ठीक है, और आपको ये पता चल गया कि कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में या मीनिंगफुल बनाने में या समझने में। कौन से हाईज एंड लोज मैटर करते हैं वो हमने कैंडल बाय कैंडल स्टडी किया है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, ये आपको एक हाई नज़र आ रहा है, ये लो नज़र आ रहा है, फिर ये एक हाई नज़र आ रहा है, ये एक लो नज़र आ रहा है, ये हाई नज़र आ रहा है, ये लो, एंड देन ये हाई, ये लो, और फिर ये मार्केट इस तरह हाईज एंड लोज बनाती हुई ऊपर चली जा रही। ठीक है, अब ये हाईज एंड लोज को हमने अपने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स या स्ट्रैटेजी या प्लान में कैसे यूज करना है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें ये समझना जरूरी है कि इम्पल्स एंड करेक्शन की मदद से हाईज एंड लोज किस तरीके से क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि हमने आज जो दो चीजें डिस्कस की हैं, एक नेकेड आई से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और इम्पल्स एंड करेक्शन को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल बगैर किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के, और उसके बाद टेक्निकलिटीज को यूज करते हुए या टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज करते हुए इम्पल्स एंड करेक्शंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये दो चीजें हमने आज सीखी हैं। आई होप कि आपको ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो बिगिनर्स हैं जिनको कैंडल्स का आइडिया नहीं है, ओपन हाई लो एंड क्लोज का, वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है स्टार्ट में, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कि ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करेंगे और उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैं आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर करूंगा। कैंडल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि गोल्ड के चार्ट को हमने ट्रेडिंग व्यू के पे कैसे स्टडी करना है और कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने इस्तेमाल करते हुए मार्किंग करनी है, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो कोई मसले वाली बात नहीं, इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर ही फर्स्ट वीक में ही आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। जी जी उमर भाई, अनम्यूट करें और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो आसिम भाई कैसे हैं आप?
जी बिल्कुल ठीक, उमर भाई सुनाएं, क्वेश्चन पूछें, बताएं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ये जो लास्ट इम्पल्स और करेक्शन हुई है, तो इसमें हमने स्ट्रक्चर मतलब आईसीटी का ये मतलब जो हुआ है, इसमें हम नीचे फॉर एग्जांपल ये लास्ट लोअर लो जो है ना ब्रेक हायर लो ब्रेक हो गया, तो अब इसमें इसको हमने वो आगे पढ़ाएंगे या फिर जो है ना इसमें कोई और चीजें हैं? अभी फिलहाल उमर भाई इसमें ना हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो इम्पल्स एंड करेक्शन समझ रहे हैं। जब स्ट्रक्चर ठीक मार्किंग है। के ऊपर हम आएंगे ना कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो फिर हम ठीक है। देखेंगे कि लो के नीचे ट्रेड करने का क्या मतलब होता है, हाई के ऊपर ट्रेड करने का क्या मतलब होता है, वो उस वक्त देखेंगे। अभी तो हम ठीक है। ठीक है। पहला जी जी। कॉन्सेप्ट है ये कि इम्पल्स किसको कहते हैं और करेक्शन किसको कहते हैं, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फिर, ठीक है। जो हमारे जीरो एक्सपीरियंस वाले हैं ना, जितने भी बिगिनर भाई हैं, वो जरा मैदान में आए और क्वेश्चंस पूछें। जैन आपको क्लियर है इम्पल्स एंड करेक्शन? चने गुड है। और कितने हैं हमारे पास? मैं एक मिनट देख लेता हूँ जरा, जीरो एक्सपीरियंस वाले कितने हैं। जो लेस देन ईयर वाले हैं ना, वो भी मेरे लिए बिगिनर ही हैं। 6-7 महीने वाले जितने भी भाई लोग हैं ना। तो माशाल्लाह से हमारे पास जीरो या लेस देन 1 ईयर के कितने सारे लोग हैं। पंद्रह लोग हैं। ठीक है, तो 15 लोग सवाल पूछें। जैन को क्लियर है? माज सईद भाई आपको क्लियर है? जी सर, मैं क्लियर है। ओके। अब्दुल कुद्दूस खान भाई आपको क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। जी कुद्दूस भाई क्या कह रहे हैं? ऐसे भी क्लियर है बिल्कुल, ये मैंने आपकी सीरीज भी देखी हुई है इसमें ना। अच्छा ओके। आतिफ हुसैन भाई आपको क्लियर है? जी बॉस, क्लियर है। अब्दुल मतीन भाई आपको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। मोहम्मद एहसन अवान, क्लियर है। इरफान अशरफ भाई आपको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। फैसल फैसल भाई आपको ये तो क्लियर होना चाहिए। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। इधर श्योर क्लियर है। अच्छा ओके। थैंक यू। फराज तारिक, फराज भाई आपको क्लियर है? फराज भाई आपकी आवाज़ नहीं आई, आप ना अपनी हैंड्स फ्री कल चेंज कर लीजिएगा ताकि मुझे आपकी आवाज़ आती रहे। जिशान मजीद आपको क्लियर है? जिशान मजीद भाई आपकी भी आवाज़ नहीं पहुंची, आप हैं किधर? मोहम्मद नबील भाई आपको क्लियर है? यस सर, ठीक है। राजा मोहम्मद अली भाई आपको क्लियर है?
आजा जल्दी से बैठे हैं। अच्छा, असदुल्ला खान भाई आपको क्लियर है? असदुल्ला बैठे हैं? बैठे हैं। असदुल्ला खान आपको क्लियर है? सर ऑलरेडी वॉच योर वीडियो। अच्छा जी ठीक है। अच्छा मैसेज किया आपने। अच्छा जितने भी भाई हैं सब लोग अपने पास हैंड्स फ्री जो है ना वो अवेलेबल कर लें, क्योंकि मेरे जितने भी सेशंस हैं ना ये सब इंटरेक्टिव होते हैं। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चीज़ क्लियर है क्या चीज़ क्लियर नहीं है, और बेसिकली टेक्स्ट मैसेजेस से ना ये चीज़ क्लियरली नहीं बताई जा सकती कि आपको मसला क्या है, या क्या प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट समझने में। तो कल तक आपने अपनी हैंड्स फ्री माइक ये सब चीज़ें जिन लोगों की से आज बात नहीं हुई वो क्लियर कर लीजिएगा आपने। और बेसिकली मेरा जो फोकस होगा शुरू के 1-2 हफ्ते मेरा फोकस होगा इन लोगों के ऊपर जिनका एक्सपीरियंस साल से कम है या ज़ीरो है, ठीक है, ताकि वो उन सब लोगों के बराबर आ जाएं जिनका एक्सपीरियंस साल से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो शुरू के हफ्ता 2 हम ज़रा जो न्यू मेंबर्स हैं हमारे इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इनसे ज़्यादा सवाल जवाब होंगे। जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे भी होंगे लेकिन इनसे ज़रा ज़्यादा होंगे। फिर जब हम आ जाएंगे सब बराबर हो जाएंगे नॉलेज वाइज, तो फिर सब लोगों से क्वेश्चन होंगे। और मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ रेगुलरली हर सेशन के अंदर, बेशक वो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो या कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। There's too much noise in my room, that's why. जी असदुल्ला भाई वो देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉइजी रूम के अंदर बैठ के सेशन अस्सलामुअलैकुम सर, एक क्वेश्चन था। जी 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 भाई पूछे क्वेश्चन। कौन पूछ रहा है? माज सर ये मैंने पूछना था आपसे कि इसमें हम रिवर्सल भी पकड़ने में हेल्प करेगा ये? सब कुछ करेगा, टाइम आने पे आपको हर चीज पकड़ के देगा ये। सर नहीं, जो आज आपने कंसेप्ट समझाया है सर, इसमें जैसे ऊपर जा रहा है, सारी ग्रीन कैंडल्स बनी है और एक रेड रेड कैंडल बनी है जिसकी एक भी माज भाई नीचे लगी है। माज भाई आपका कितना एक्सपीरियंस है? 7 months। 7 मंथ तो इजी हो जाए, कोई जल्दी नहीं है। अभी पहली क्लास है जहाँ पे हमने इम्पल्स एंड करेक्शन की डेफिनेशन सीखी है। अभी इस इम्पल्स एंड करेक्शन की डेफिनेशन से हम स्ट्रक्चर मार्किंग के कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे और आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से मार्क करते हैं, कौन सा हाई ज़रूरी होता है, कौन सा लो ज़रूरी होता है, कौन सा हाई टूटने पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कौन सा लो टूटने पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ये सारी चीज़ें भी हमने आगे डिस्कस करनी है, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा रिवर्सल किसको कहते हैं, ठीक है। अभी रिवर्सल ठीक तो हो आपके लिए एक गुनाह का काम है कि ये चीज़ डिस्कस भी की जाए। अभी हम बिल्कुल पहली चीज़ इम्पल्स एंड करेक्शन समझ रहे हैं कि मार्केट का बुनियादी तरीक़ेकार क्या है, प्राइस डिलीवरी का, या मार्केट किस तरीके से ऊपर नीचे जाती है। तो ये बिल्कुल पहली चीज़ है। अभी रिवर्सल, अभी अगर आपके जहन में ये चीज़ रहेगी कि मैंने ट्रेड कैसे करनी है और पैसे कैसे बनाने, तो अभी ये पैसे बनाने की बात नहीं है, ठीक है। अभी ये बात है प्राइस को पढ़ना कैसे है, अभी ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर आपका ध्यान अभी भी पैसे बनाने पे रहेगा ना तो सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ध्यान आपका सारे का सारा इधर होना चाहिए कि प्राइस को रीड कैसे करना है, ये चार्ट रीड कैसे करना है। तो अभी हमने यहाँ पे पहली चीज़ स्टडी की है इम्पल्स एंड करेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए जो पहली असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपने पास tradingview.com ओपन करना है। tradingview.com ओपन, जो लोग पहली दफ़ा tradingview.com ओपन करेंगे तो उनके सामने ना इस तरह से पेज आएगा यहाँ पे, और उनको प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद सुपर चार्ट पे क्लिक करना है। तो सुपर चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास
चार्ट ओपन होगा वो ज़्यादातर ओपन होता है, एप्पल का चार्ट ओपन होता है पहली पहली दफ़ा जब चार्ट ओपन होना। तो आपने अपने पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये जो एरिया है ना, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने XAUUSD ये आपने लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास गोल्ड का एब्रीविएशन है, या गोल्ड के पेयर की एब्रीविएशन है, XAUUSD। और ये लिखने के बाद आपने पेपर स्टोन पे क्लिक करना है। क्योंकि पेपर स्टोन का चार्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रोकर पेपर स्टोन है, तो मैं आप लोगों को भी तजवीज़ यही करूँगा कि स्टडी करते वक्त बाद में बेशक आप अपने ब्रोकर्स के चार्ट खोल लीजिएगा, लेकिन जब तक हम स्टडी कर रहे हैं इस ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, तो आप पेपर स्टोन का ही चार्ट ओपन करें ताकि आपके मार्किंग और मेरी मार्किंग में कोई फ़र्क नहीं आए, ठीक है। तो आपने XAUUSD करने के बाद यहाँ पे पेपर स्टोन वाले एरिया पे इस रो पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास यही वाला चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं ना, आपके पास सिर्फ यहाँ पे डी ही लिखा होगा, एक डी लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास, तो आपने फिलहाल उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। तो टाइम फ्रेम्स हम बाद में ऐड रिमूव कर लेंगे। और ये डेली चार्ट के ऊपर आपने यही मार्किंग जो मैंने यहाँ पे की है, इसी तरीके से इम्पल्स एंड करेक्शंस को मार्क करना है, और पाथ टूल को यूज़ करना है आपने। ये पाथ टूल है, और ये पाथ टूल कहाँ पे होता है, ये बेसिकली आपको मिल जाएगा ये ब्रश वाले एरिया में। आपके लेफ्ट के ऊपर ये जो मेन्यू चल रहा है ना, ये यहाँ पे आपको ब्रश नज़र आएगा। इस ब्रश के मेन्यू में ये पाथ का एक टूल है, इसको आप फेवरेट कर लें। आपकी फेवरेट बार यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाती है, उसमें ये वो सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो आपने फेवरेट किए हैं। तो आप इसको पाथ टूल को लाजमी तौर पे फेवरेट रखें, और पहला टूल जो है आपके पास यही होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जितने भी नए मेंबर्स हैं वो पाथ के अलावा और कोई भी टूल को फेवरेट ना करें, अभी हमने फ़िलहाल पाथ ही यूज़ करना है। तो जब आगे हम ये रेक्टेंगल एंड प्राइस लेबल एंड ब्रश एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, फिबोनाची एंड मार्कर एंड पॉइंटर एंड आर्क्स एंड सर्कल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सारी जो हम यूज़ करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता फेवरेट करते जाएंगे। तो लेकिन फर्स्ट चीज़ जो अभी आपने फेवरेट करनी है वो है ये पाथ टूल। इस पाथ टूल को आप फेवरेट कर लें, आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपने पाथ टूल को सिलेक्ट करने के बाद, पाथ टूल यूज़ कैसे होता है वो देख लें। आप फर्स्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद सेकंड क्लिक करने के बाद ये ख़त्म नहीं होता, ये आगे चलता रहता है कंटिन्यूअस। फिर सेकंड क्लिक करने के बाद थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, और जहाँ पे आपने कंक्लूड करना है यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूरा पाथ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इस पाथ टूल को यूज़ करते हुए कैंडल बाय कैंडल इवैल्यूएशन करनी है, और आपने जूम करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से चार्ट को। इस तरीके से आप जूम करते जाएंगे और आपको नज़र आ जाएगा कि कैंडल का हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड कर गई है, यहाँ पे भी ऊपर ट्रेड कर गई है, यहाँ पे नीचे ट्रेड कर गई है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपने, शाम भी एक बात थी, जी जी उमर भाई। सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो आपने जो ना वो अटेंडेंस वाला पूल लगाया था, तो मैं लेट ज्वाइन किया था, इस वजह से कोई इशू तो नहीं बनेगा, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चलो ठीक है, मैंने अभी वो चैट्स देखी तो मैंने कहा चलो मैं कब पूछ लूँ। मैं देखता हूँ कि ये रीओपन हो सकती है, मेरे ख्याल से रीओपन तो ये नहीं हो सकती, पर कोई बात मेरा नहीं, पेट अगली दफ़ा जी जी ज़हन में रखिएगा कि हमने अटेंडेंस जो है वो मार्क करनी होती है लाजमी पहले घंटे जी, के वही अंदर। तो मैं वही इंतजार कर रहा था, मैंने कहा शायद आप वो अटेंडेंस लगाएं, लेकिन क्या कहते हैं वो इस वजह वो से। मैंने चलो आपके इंशाल्लाह साथ कल शेयर कर दी थी। नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है। तो अच्छा बार ये पाथ जी टूल को यूज़ करते हुए आपने मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद आपके चार्ट के ना राइट कॉर्नर के ऊपर आपको यहाँ पे एक कैमरा नज़र आ रहा होगा, ये देखते हैं। आपने इस कैमरे पे क्लिक करके ये कॉपी इमेज कर लेना है, ये डाउनलोड इमेज कर लेना है। जब आप ये इमेज डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने डिस्कॉर्ड में असाइनमेंट्स के सेक्शन में आएंगे।
और यहाँ पर मैं असाइनमेंट नंबर 1 आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 पल्स करेक्शन। ठीक है, आपको असाइनमेंट नंबर 1 पीएम बैच 3 के असाइनमेंट्स में असाइनमेंट नंबर 1 नज़र आना शुरू होगी आपके पास। अगर नहीं नज़र आ रही तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आए। चेंज स्ट्रीम, ये देखें आपको पीएम बैच 3 ज्वाइन हियर से ऊपर ये पीएम बैच 3 असाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं। उसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको असाइनमेंट नंबर 1 नज़र आ जाएगी। असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है पीएम बैच नंबर 3 इम्पल्स एंड करेक्शन। उसके बाद आपने जो स्क्रीनशॉट जो लेने का तरीका मैंने आपको बताया है चार्ट पे, उस तरीके से जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो आपने इस असाइनमेंट नंबर 1 पे यहाँ पे अपलोड कर देना है और आपने सेंड कर देना। बस आपने इम्पल्स एंड करेक्शन का पाथ ड्रॉ करना है। अगर आप फर्दर टेक्स्ट टूल यूज़ करते हुए उसके अंदर इम्पल्स एंड करेक्शन लेबल करना चाहें तो लेबल कर दें, अच्छी बात है, खूबसूरत लगेगा। अदरवाइज अगर कोई लेबल नहीं भी करता तो उसको पता होना चाहिए कि इसमें इम्पल्स क्या है और करेक्शन क्या है। पाथ वो मार्क कर देता है चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट पे, और यहाँ पे अपलोड कर देता है तो इसकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक असाइनमेंट से खैर क्लियर कर दें असाइनमेंट तक। जी मैंने कहा असाइनमेंट अगर सुबह सबमिट कर दें तो कोई इशू तो नहीं होगा ना? जी जी, जब मर्जी सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है। जितनी आप अच्छा, असाइनमेंट्स और ज़्यादा हाँ जी, करेंगे असाइनमेंट और जी उन जी असाइनमेंट्स पे कोई क्वेश्चन होंगे वो पूछेंगे और असाइनमेंट्स कंप्लीट करते चले जाएंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो उतने ही ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक हमारे है। पास जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है ना इस बैच में, वो है जी 2.5 साल वाला। ठीक है, असाइनमेंट सबसे ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद आप उससे ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, जी अगर वो बिल्कुल 2.5 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करेगा ना, वो आपसे पीछे रह जाएगा। जी जी ठीक है, तो ये सारी ठीक चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बात करना चाह रहा हूँ मैं। जी जी, वालेकुम सलाम, करें सर। सर सबसे पहले तो ये कि अभी आप फरमा रहे थे वो 8 महीने वाले, कुछ साल से कम वाले और कुछ इस तरह से। सर जो बिल्कुल बेसिक जिनका है, क्योंकि हम इस बैच का वेट कर रहे थे कि जहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो हम, यानी तो क्या आप उन लोगों को भी कंसीडर कर रहे हैं जिनका बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है? यानी अकाउंट तो मैं भी मैं 4 साल से देख रहा हूँ, 4 साल से अकाउंट है मेरा, लेकिन जीरो नॉलेज है यानी इसमें। और थक चुके हैं लोगों को देख देख के कि भाई वहां से कोई कह रहा है मैं सिखाऊंगा, कोई कह रहा है मैं सिखाऊंगा। तो अब 4 साल फोकस आप क्या कर रहे थे, मतलब किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे थे आप? सर मतलब विदाउट एनी बेसिस, यानी मैंने कोई 35 नहीं 700 रियाल जो है वो मैंने इसमें लॉस किए हैं, और 3 मंथ्स ट्रेड किए थे 4 साल पहले, तो वापस निकाल के तो बैठ गए कि बस अभी इसमें ये कुछ नहीं है। तो फिर पिछले 6 महीने से तकरीबन आप कह सकते हैं कि तलाश ही कर रहे हैं कि कोई सिखा दे, कोई सिखा दे। सब कहते हैं फ्री सिखाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं सिखाता फ्री। अच्छा, अभी तो अभी मुझे आप ये बताएं कि आपको कितना नॉलेज है, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू एंड कैंडल एंड ओपन हाई लो एंड क्लोज, ये सब चीजें पता है आपको? सर ये मैंने आपके जो बैच था इसका, सॉरी जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, कोई 3-4 मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें ये थोड़ी समझ आई थी कि इसको अपर हाई क्या होता है और लोअर इसका क्या होता है, ये थोड़ी समझ आई थी। उसके बाद ये अभी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं वो, अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास जो है वो थोड़ा टाइम डिफरेंस है सर, नमाज का टाइम है यहाँ 7 बजे, तो वो फिर मैं पूरा टाइम पे नहीं बैठ सका हूँ।
कोई इशू नहीं है, और वो मैं सेशन रिकॉर्डेड है, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो मसले वाली बात नहीं है। तो ये जो आज का जो सेशन था ना, आपके लिए तो बिल्कुल ये ठीक सेशन था कि आपको कुछ एक्सपीरियंस है, आपने मार्केट के अंदर ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो आपको ये आइडिया है कि ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ होती है, कैंडल्स क्या चीज़ होती हैं, प्राइस क्या होती है, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, मतलब इतना नॉलेज आपको है। ठीक है। बस ये जो बातें आप लफ्ज बोल रहे हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग है बस, लेकिन मतलब आपने क्या भी बोला 1 घंटे में मुझे नहीं मालूम है, अभी वो बाद में इंशाल्लाह सुबह देखूंगा इसको रिकॉर्डेड वीडियोस को, तो फिर कुछ नॉलेज आएगी इसमें, वो क्योंकि मैं कुछ मिस करना नहीं चाहता था। तो थैंक यू कोई मसले वाली बात सर। नहीं टाइमिंग का जो है वो मैं सर रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आप पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही बस पूछना चाहता हूँ कि टाइमिंग यही 7 बजे ही रहेगी या सॉरी 9 बजे ना शायद आपको? जी जी 9 बजे ही रहेगी, सर, 9 और बजे। इसका कुछ बाकी किसी और को भी सर ओके इट्स ओके, आपने कह दिया कि वो रिकॉर्डेड मिल जाती हैं तो ठीक है, इट्स ओके, मैं इसको एडजस्ट कर असल में लूंगा आधे आमिर घंटे भाई को। सिचुएशन ये है कि हमारे पास यहाँ से इस सेशन के अंदर कुछ लोग मलेशिया से भी हैं जो कि हमसे 3 आवर्स, पाकिस्तान से 3 आवर्स आगे हैं। तो मेरे 9 बजे का मतलब ये कि उनके रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है। तो फिर उस हाँ चीज़ को भी मैंने एक ज़रा इस लेवल पे रखना है ना कि सबके लिए वो कोई दरमियाना टाइम हो, फिजिबल हो। तो बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशन सर, के लिए हम काफ़ी मैं ये एडजस्ट करूंगा हाँ, तो बस थोड़ा सा मैनेज कर लें। जो मैं कर नमाज के टाइम के दौरान आप बिल्कुल, नमाज तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, नमाज पढ़ के आएँ। जो चीज़ें आपकी वहाँ पे मिस हो जाएंगी वो आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएंगी, तो वो बहुत शुक्रिया सर। वो हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे भी आप थैंक यू। आगे थोड़ा सा नमाज के टाइम में भी डिफरेंस आने लगा है, तो कुछ कमी हो रही है ना अब आगे, तो दिन छोटा हो जी जी रहा है, जी तो वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि 15 मिनट आधा घंटा वो पीछे चली जाए नमाज का टाइम, तो इजी हो जाएगा फिर आपके लिए भी। जी जी इंशाल्लाह। हम्म, सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। पता नहीं, मैं डेस्कटॉप से काफी देर से कोशिश कर रहा था, आप तक आवाज नहीं गई। अभी मैंने मोबाइल पे कनेक्ट किया है। ठीक है जी शानी भाई। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा मैं भी 4 5 6 महीने से तकरीबन रमजान से बेसिक्स देख रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू, फॉरेक्स फैक्ट्री, कैंडल्स को, ओपन लो हाई क्लोज, इस चीज की भी समझ है। पिछली कुछ वीडियोस आपकी मैंने देखी थी जिसमें एमएसएस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, लेकिन थोड़ा सा कच्चा पक्का है क्योंकि अभी तक कोई बताने वाला नहीं है आगे से। हम अगर अभी तो प्रैक्टिस टेंशन की करें भी बात तो नहीं, अभी हमारा पहला सेशन स्टार्ट हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर के जो भी मसले मसाइल थे ये भी आगे आगे आने हैं, मतलब ये भी एडवांस चीजें हैं वो वाली, वहां पे हमने आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना है। तो आपको वो बहुत ठीक हो गया। अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, मसला कोई नहीं है। अभी जो चीज हमने ये इम्पल्स करेक्शन वाली डिस्कस की है ना, इसको बस आप मार्क करके असाइनमेंट वाले एरिया में सबमिट करें, और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह असाइनमेंट्स मिलती जाएं करते जाएं। 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम, इतना ही टाइम लगेगा, आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। अच्छा एक और चीज, लास्ट चीज, एक तो आपने मुझे बताया था ट्रेडिंग व्यू पे जो गोल्ड का है उसका वो कौन सा है आगे उसका, जिस तरह capital.com होता है, कॉम होता है, आपने कौन सा कहा है ताकि हमारी प्राइस पेपर स्टोन, कौन सा? पेपर स्टोन। ठीक है, ठीक हो गया। और हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये एसएमसी आईसीटी वाले पढ़ रहे हैं? हम एसएमसी भी पढ़ेंगे, आईसीटी भी पढ़ेंगे। ये वीएसए और वीएसए नहीं वॉल्यूम वगैरह वीएसए नहीं पढ़नी है? नहीं, वॉल्यूम शॉल्यूम हम नहीं पढ़ते, पढ़ा हुआ है हमने माइकल की स्टडीज ही पढ़नी है ना हमें? जी जी माइकल पढ़ना है। बस ठीक है, शुक्रिया। वॉल्यूम पढ़ा हुआ है? क्या चीज? आपने वीएसए पढ़ा हुआ है शानी भाई? नहीं पढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शायद आपको यूट्यूब पे एक मैसेज किया था कि अब्दुल्ला मसूद का मैंने नाम बताया था आपको। अच्छा एक, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें हमें गाइड की हैं, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे वहीं से मिली है, बाकी किसी का कुछ समझ नहीं आया। मैं हूं बेसिकली फैसलाबाद से। अब्दुल्ला की मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं
वो आईसीटी जी के कॉन्सेप्ट्स जानता है, और मेरे ख्याल से अब तो उसने पेड मेंटरशिप स्टार्ट हाँ कर दी जी है ना, मेरे ख्याल से वो $500 जी जी ले जी रहा जी है, $500 ले रहा है अपने मेंटरशिप के, और 2000 ले रहा है ऐसा चार्टर्ड ही ऐसा अकाउंटेंट। ही ऐसा ही हाँ, वो मैंने देखा है उसका। तो लेकिन है, जानता है वो चीजें। जानता है वो चीजें। और बस ठीक है कि मैं वहां पे आपको ज्वाइन करने से पहले ना मैं उसी की वीडियोस वॉच कर रहा था, और समझ में आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आई है। जिस तरह वो समझाता है आसान तरीके से सही है। समझ में आती है। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपने भी वही चीजें हमें लेके चलनी है ना साहब। मैंने आपको उसके अलावा भी कुछ चीजें लेके चलनी है, जो एक ठीक है आम बंद असल में ना, माइकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए, उनको समझने के लिए कुछ ऐसी चीजें जो आईसीटी के कॉन्सेप्ट से बाहर आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है। सही हो गया। उसकी चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं, वहां तक एकदम से आपको स्ट्रक्चर समझा देना। उसका जो मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड सेल मॉडल है, उसकी सेंस बन जाना वो इतना आसान नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ना, पहले हम जो सादा जी जनरल प्राइस स्ट्रक्चर है ना, जो माइकल का उस्ताद है लैरी विलियम, जिसने जनरल प्राइस स्ट्रक्चर बताया था, समझ गया मैं। ठीक है, हमने वहां से शुरू करना है। जी उधर से हमने एसएमसी स्ट्रक्चर पे आना है, फिर हमने मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल पे आना है, और फिर हमने आईसीटी के पीडीए रेस देखने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया। नौशाद भाई, वीएसए नहीं करेंगे हम। वीएसए की जरूरत इंशाल्लाह आपको नहीं पड़ेगी। वीएसए मैंने पढ़ा हुआ है अहमद उमैर साहब से, स्किल सेंट्रिक, या जो द फॉरेक्स गाइड वाले हमारे उस्ताद मोहतरम है, उनसे मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वीएसए के कॉन्सेप्ट्स मैं यूज नहीं करता। जी सईद भाई बताएं। सईद भाई अनम्यूट कर लें। अच्छा, तो नौशाद भाई, जो मैं ये नहीं कह रहा कि वीएसए नहीं चलता, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि आरएसआई ईएमए ये नहीं चलते, ये बिल्कुल चलते हैं। आपको एक दफा मार्केट की मूवमेंट, प्राइस कैसे मूव करती है, जिसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव, कि मार्केट का एक सर्टन डायरेक्शन की तरफ जाने की वजह क्या है। जब आपको ये वजह पता चल जाएगी ना, तो फिर आप वीएसए इस्तेमाल करें, ईएमए इस्तेमाल करें, आरएसआई इस्तेमाल करें, मैकडी इस्तेमाल करें, जो मर्जी करें, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। मैं एडवाइज नहीं करता कोई भी इंडिकेटर, बेशक वो वॉल्यूम का इंडिकेटर हो, या मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर हो, या आरएसआई मैकडी हो, मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। और ना ही मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप बेशक करें, आपकी अपनी मर्जी है। एक दफ़ा समझ लें प्राइस कैसे मूव करती है, जब आपको वजह समझ में आ जाए तो फिर कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका काम कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इम्पल्स और करेक्शन में एक केस है जो डिस्कस कर रहे हैं आपसे, जी फराज भाई। कि जब हम अपनी इम्पल्स जब हमने मार्क कर लिया है, और उसके बाद हमारे पास ऐसे हुआ है कि 2-3 कैंडल साइडवेज गई हैं। साइडवेज के बाद एक ऐसी कैंडल बनी है जिसने उसका हाई भी ब्रेक कर दिया पिछली इम्पल्स का, और लो भी जो पिछली साइडवेज कैंडल है उनका ब्रेक कर दिया। अब हम उसकी मार्किंग क्या उस हाई के साथ जाके इम्पल्स की करेंगे, या वहीं से हम नीचे डाउन ट्रेंड में ले जाएंगे उसे? ये देखें, ये आपकी एग्जांपल आपके सामने ये पड़ी हुई है। ये देखें, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है, ये वाली, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है ना, ये देखें ये वाली। उसके बाद अगली कैंडल देखें, ये क्या है, ये इनसाइड कैंडल है, जो आप साइडवेज कह रहे हैं ना। जी बिल्कुल। अब वो एक कैंडल हो या 100 कैंडल्स हो, इनसाइड या साइडवेज तो ऐसी होगी ना, ऐसी होगी। अब हमारे पास ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, ये हमारे पास हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है। मार्केट ने इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर दिया,
तो बेसिकली ये बुलिश कैंडल ये अगली वाली बन गई ना, ये वाली, ठीक है, जी ये बन गई ये। लेकिन अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड भी कर दिया इसने और इसके ऊपर भी ट्रेड कर दिया, ठीक है। तो अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट का। वो जब हम उसके ऊपर आएंगे ना तो ये बड़ी आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी इसको इम्पल्स एंड करेक्शन के हिसाब से आप इसको सिर्फ ऐसे समझें कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है। ये जी हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी पहली, इसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है। तो क्या बना हमारे पास, यूं गई मार्केट, ऐसे यूं नीचे गई, ये यहाँ पे नीचे आ गई ना, इसके नीचे ट्रेड कर गई और नीचे ट्रेड करने के बाद मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई और उसके बाद फिर नीचे ट्रेड कर गई। बस आपने मार्क कर देना है, आपका काम खत्म। ये देखें मार्केट ने क्या किया है, ये इस तरह का काम किया है ना। ये हाई था, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के प्राइस नीचे ट्रेड कर गई, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे, और ऊपर भी ट्रेड कर गई, ठीक है। या इसको एक और तरीके से आप पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे बाद में ट्रेड किया, पहले ऊपर ट्रेड किया इसने, ठीक है, फिर नीचे ट्रेड किया। ऐसे भी हो सकता है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं जी कि पहले हाई के ऊपर ट्रेड कर बिल्कुल गई, बाद में नीचे ट्रेड कर गई, या फिर हम कहते हैं कि जी पहले नीचे ट्रेड कर गई फिर ऊपर ट्रेड कर गई, ठीक है। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये जिस वक्त हम रूल को यूज करेंगे, इंड्यूसमेंट को यूज करेंगे, तो प्रॉपरली यूज होगी, आपको इसका इस्तेमाल भी समझ में आएगा। अभी मार्क करते वक्त दो ही चीजें हैं, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के हाई से ऊपर पहले ट्रेड करके गई है या लो नीचे पहले ट्रेड कर गई, दोनों तरीके से मार्क कर लें, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। सही है। आगे समझ। ये सर क्लियर हो गया। जो असल चीजें हैं ना जिनकी बेसिस पे हमने आगे ट्रेड करनी है, वो पीओआईज हैं, जिनको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पीडीए रेज कहते हैं, ठीक है। तो वहां तक ये बीच में सिर्फ ये जो चीज़ है ना, प्राइस डिलीवरी किस तरह से हो रही है, ये कोई बॉटलनेक नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे हमें कोई समझ में काम आएगा या कोई हमारी ट्रेडिंग में मसला होगा, कुछ मसला नहीं होने वाला, इजी हो जाए। अगर हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, एक मिनट दीजिएगा, वालेकुम अस्सलाम। अगर इस एरिया के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इसकी क्लैरिटी लेने के लिए ना हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे तो ये काम किया है, मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या किया है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर हमें इधर क्लियर हो जाता है 4 आवर के ऊपर। अब 4 आवर पे देखें क्या हुआ है, ये हाईएस्ट हाई और ये इसका लो। मार्केट ने पहले क्या किया है, मार्केट ने पहले हाई से ऊपर ट्रेड किया है, लो पे बाद में ट्रेड किया है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के साथ अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा रिफाइंड तरीके से स्ट्रक्चर मार्किंग हो रही है। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, और ये नीचे आ रही है, ठीक है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कोई कंफ्यूजन नज़र आ रही थी ना, ये देखें डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम वापस चले जाएं तो ये क्या बना है, ये मैंने वही मार्क किया था ना आपके लिए पास पहले, कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, यही मार्क किया था ना आपके पास, ठीक है। बिल्कुल तो वही चीज हमने 4 आवर के ऊपर साबित कर दी कि जो हमने आइडिया एक लगाया था कि इस तरीके से स्ट्रक्चर प्ले कर रहा होगा, वो 4 आवर के ऊपर हमें साबित हो गया कि इसी तरह प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हमें नजर आती है एक कैंडल की वजह से, तो हम टाइम फ्रेम चेंज करके बिल्कुल क्लैरिटी ला सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर, और हमें पूरा इम्पल्स करेक्शन क्लियरली नजर आ जाएगा टाइम फ्रेम चेंज करने से, ठीक है। तो मसला कोई नहीं है, इजी हो जाए। अभी फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सादा इम्पल्स करेक्शन मार्क करें,
कोई बीच में इस तरह की कोई कंफ्यूजन आ भी जाए टाइम फ्रेम का चेंज करके देख लें। सही हो गया, ठीक है सर। बस ये वाला केस हमेशा डिस्टर्ब करता था। मैं वैसे काफ़ी चार्ट्स के ऊपर आपकी वीडियो देख के कर चुका हूँ, तो बस ये वाला केस जो वो मतलब यूज़ करता था कि इससे कि मेरा कहीं मार्किंग ना ख़राब हो जाए, या कहीं जो मैंने मार्किंग करनी है आगे लोअर हाइज लोअर लोज हायर हाइज वो ख़राब ना हो जाए। तो बस ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई आज। बेहतरीन, थैंक यू। अली भाई आप भी अहमद उमैर साहब से पढ़े? सर्वर में तो ऐसा भाई मैं पढ़ा हूँ सर उमैर से। कौन पढ़े? मैं कौन है? उमर फारूक। उमर भाई, अच्छा आप पढ़े। नहीं, अली भाई ने मैसेज जी किया ना सर, वीएस से विद कैब के साथ अच्छा रिजल्ट दिखा है चार्ट पर। अच्छा, तो यार अली भाई वीएस से मैंने आपको बोला कि मैं नहीं कह रहा कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो नहीं चलती, सब चलती हैं, लेकिन उस वक्त चलती हैं जब आपको ये पता हो कि चार्ट को रीड कैसे करना है। अगर चार्ट रीड आपको नहीं करना आता और असल में चार्ट बुलिश जा रहा है और आप रीड कर रहे हैं बेरिश, तो अब आप वहाँ पे बेशक कैब इस्तेमाल करने की कोशिश करें या ईएमए इस्तेमाल करने की कोशिश करें या बेशक आईसीटी कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं प्ले करेंगे क्योंकि आपकी गलती चार्ट रीडिंग में होगी ना, आप गलत रीड कर रहे हैं चार्ट को, तो उधर कुछ भी नहीं चलने वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पहले चीज़ सीख लें कि चार्ट रीड कैसे करते हैं, उसके बाद जब मैं बोल दूंगा आपको कि भाई मैंने जो सिखाना था आपको सिखा दिया है, अब आप जो मर्जी करें, तो आप बेशक कैब इस्तेमाल करना या बेशक रक्षा इस्तेमाल करना मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि भाई क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से मेरे सर पास अगर सीखने आए तो जो मैं सिखा रहा हूँ पहले वो सीख लें। सर एक सवाल था। जी जी पूछें आते भाई। ये जो अगर बेरिश ट्रेंड होगा तो उसमें भी इम्पल्सिव और करेक्शन का मूव आएगा इसी जी तरीके से? जी बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये देखिए, मिसाल के तौर पे हम आ जाते हैं 1 आवर चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेंड चेंज है ना वो हमारा छोटे टाइम फ्रेम्स होता है। हायर टाइम फ्रेम पे तो अभी आपको मैंने दिखाया है ना कि 1998 से मार्केट बुलिश है, तो उस पे आपको तो इतनी ज़्यादा बेरिश मूवमेंट्स नज़र नहीं आएंगी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप आएंगे स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू करेंगे तो आपको बेरिश नज़र आ जाएगी ना। ये देखें, ये ट्रेंड बेरिश जा रहा है ना, ये देखें यहाँ पे अब आप इम्पल्स एंड करेक्शन बेरिश मार्क करनी शुरू कर रहे हैं। जब ट्रेंड बेरिश हो जाएगा तो फिर हमारी इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होगी, बेरिश होगी। करेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी, बुलिश होगी। सही है, ठीक है बात, ठीक है। फिनिश आपका माइक म्यूट नहीं है, आपकी आवाजें आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्लास आज हो गई भी है या कब से स्टार्ट होनी है, मैं यही पूछ रही थी। हाँ जी मैम, स्टार्ट हुई थी 9 बजे और अभी तो जी बस हम कंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन सेशन रिकॉर्ड हो गया है, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा सेशन जो होगा वो होगा वेडनेसडे को 9 बजे और फिर फ्राइडे को 9 बजे। तो हफ्ते में 3 सेशंस होंगे, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, पाकिस्तान टाइम 9 बजे। ठीक है, ठीक है सर। आप एक काम कीजिए कि चैट में मैंने आपको ना एक लिंक भेजा हुआ है, एक फॉर्म भेजा हुआ है, उस फॉर्म को चैट फिल में कर दें। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इंट्रोडक्शन से, उसको फिल कर दें। ठीक है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। एहसन भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये माइक है मेरे म्यूट कर ले माइक। अच्छा साइद बात कर रहा हूँ। जी सईद भाई, तो पहले तो थैंक यू मुझे ऐड करने का। मैं इस ग्रुप में पिछले कोई जुलाई से नैयर भाई की मिन्नतें कर रहा था, फाइनली वो मान गए।
तो आप पिछली दफा अच्छा लेट मैंने हो गए आपसे थे। आप असल में ना पिछली दफा हाँ लेट हो जी गए थे, ऑलरेडी हमारा सेशन बैच नंबर 2 स्टार्ट हो गया था, और उसका ऑलरेडी मेरे ख्याल से हफ्ता 2 की क्लासेस जो थी ना वो हो चुकी थी। तो उसके बाद न्यू मेंबर ऐड करना ना पॉसिबल नहीं होता, फिर वो पूरा एक डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाता है एक बैच का। हाँ अब जी सिनेरियो खराब हो जाता है तो अब हमारे पास भी यहाँ पे जो इस वक्त बैच में ऐड हो गए हैं, ऑल्दो मेरे पास जो रिक्वेस्ट हैं वो आई हुई हैं 80+ रिक्वेस्ट हैं, लेकिन उन 80 रिक्वेस्ट में से जो ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास के अंदर या जो बैच 1 के अंदर जो ज्वाइन हुए मेरे ख्याल से 50 के करीब हैं। तो अब 30 बंदे वो ऐड तो सही हो नहीं हो गया सके, लेकिन अब 1-2 क्लासेस गुजर जाएंगी, उसके बाद अगर वो ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त तक लिंक क्लोज कर चुका हूँ, क्योंकि फिर वो उनको ऐड करने का मतलब ये है कि उनको पहली दूसरी क्लास दोबारा देनी पड़ेगी, फिर आप भी लेट होंगे, फिर वो देनी ना पड़ेगी एक ओवरऑल डिसिप्लिन खराब हो जाता है उसका क्लास का। खराब हो जाता है सही बात है। अच्छा मैंने आपसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। बेसिकली मैंने नैयर भाई से स्टार्ट किया था, उन्होंने उनसे बात हुई थी एक बार ट्रेडिंग के वाले से ना, आपने तो फॉर्म तब फिल पता कर नहीं दिए था बिल्कुल भी। सईद भाई, फॉर्म फिल कर दिए? फॉर्म नहीं मैंने ये अब चैट ये इस चैट डिस्कॉर्ड के अंदर आया था। हाँ हाँ, चैट में जाए ना। अब मैं वो फिल कर देता हूँ, वो मैं अभी क्लास के बाद कर देता हूँ। वो इसलिए मैंने सब हर बंदे से एक एक करके इंट्रोडक्शन नहीं लिया ताकि टाइम बचाया जाए ना, अदरवाइज वो फिर 50 बंदे सब लोग अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू करेंगे ना, वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे हम, ये आपके ये एक्सपीरियंसेस भी नहीं नहीं लेते रहेंगे साथ साथ। फिलहाल अभी सिर्फ फॉर्म कर दें फिल। मैं वो देखिए मिल गया आपको फॉर्म? ठीक है एक मिनट। एक अनाउंसमेंट ये क्लास के बाद मैं फिल कर दूंगा। तो खैर जब मैं नीचे इसको उस फॉर्म पे दोबारा रिप्लाई करता हूँ, आपको मिल जाएगा मैसेज। चले वो मैं फिल कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे ना आप इंड्यूसमेंट के बारे में बता रहे थे एक दोस्त भाई को ना, ये अभी बड़े नहीं, टाइम अभी फ्रेम डेली इंड्यूसमेंट पे। का अभी हम इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहे सईद भाई। अभी सिंपल हमने डिस्कस करना है इम्पल्स एंड करेक्शन, ठीक है? इंड्यूसमेंट पे अभी ठीक हो हम गया आएंगे। ठीक है। चले चले बेहतर हो गया। और अच्छा अगर मेरे कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको डीएम कर दूं या असाइनमेंट में भेज लूं फिर? आपका क्वेश्चन इम्पल्स एंड करेक्शन के हवाले से होगा, तो वो आप ठीक है हमारा जो सेशन होगा उसी में पूछेंगे, और जो असाइनमेंट मैंने दी है वो आप सबमिट करेंगे असाइनमेंट के सेक्शन में, क्योंकि 50 समझ बंदे गया, का डीएम ये मेरा क्लियर है सारा टॉपिक। 50 बंदे ओके का ओके वो डीएम करना ना थैंक यू। मुश्किल है मेरे लिए, और 50 तो हाँ बहुत वो हो गया मुश्किल हो जाए। ना। वो फिर 2 बैचेस और हाँ और लगेंगी। भी राइट बात है। हाँ वो लंबा हो जाएगा काम। ठीक हो गया ठीक हो गया बेहतर हो गया। थैंक यू। क्वेश्चन Can I ask? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी क्लियर है? जी नबील भाई। ये असाइनमेंट जो आपने दी है ये कौन से टाइम फ्रेम पे करनी है और कितने टाइम फ्रेम तक, मतलब कितने टाइम तक करनी है? डेली टाइम फ्रेम और पे करनी है आपको नबील भाई। ठीक अभी है हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे रहेंगे, अभी हम 4 आवर पे भी नहीं आएंगे। मैं आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये असाइनमेंट्स करनी है। तो ये वाली जो आई मीन टू असाइनमेंट आस्क आई मीन टू आस्क कि 2020 से स्टार्ट करना है, 21 से स्टार्ट करना है टिल एंड, या 1998 से स्टार्ट करना है वो पूछ रहा हूँ। अभी फिलहाल आपको जहां से इजी लगता है ना आप वहां से कर दें। चले सही है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अभी फर्स्ट जज़ाकल्लाह। असाइनमेंट है, ऐसा कोई इतनी कोई सख्त रूल्स नहीं है। अभी आपको जहां से सही है। आसान लगता है, अगर आपको लगता है कि ये तो स्ट्रक्चर मार्किंग कोई मसला नहीं है तो आप कर दें। 2024-25 तो कम से कम करें ना, ताकि हमें पता चले ठीक कि है 2025 ईयर के अंदर हमारी इम्पल्स एंड करेक्शन की क्या मूवमेंट चल रही है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है।
सही होगा, सही है। तो सब लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है जो मैंने चैट में शेयर किया हुआ है? जी जी अभी कर दिया यार, पहले मैंने नहीं देखा था। जिन जिन लोगों का रहता है ना वो फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सईद भाई आप भी कर दें। आसिफ भाई, आसिफ सलीम भाई। जी सर। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। अच्छा आसिफ भाई, आपको आ गई समझ सारी कॉन्सेप्ट की? जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी। चलें, बेहतरीन है। आप माशाल्लाह पहले भी मेंबर थे हमारे, जी जी बिल्कुल। तो उम्मीद तो है कि आपको समझ अच्छे से आ जाएगी, लेकिन इस दफ़ा आपकी ना ज़रा ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी। मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत। मेरा 100% फोकस है आपकी तरफ कि अब आपको फर्दर कोई और मेंटरशिप लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? जी मेरी भी यही कोशिश है कि आपकी कसर बाकी रहे ना रहे। चलिए, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आमीन। चलिए। जी बहुत शुक्रिया सर। बस अभी हम कंक्लूड करते हैं। असाइनमेंट आप लोगों को मिल गई है और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वेनेसडे को मुलाकात होगी आपसे 9 o'clock। तो ड्यूरेशन नॉर्मली हमारा जो सेशन है वो 1 घंटा 1.5 घंटे का ही होगा, लेकिन उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चंस आंसर करने के लिए बैठ जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो बाकी जब सेशन हमारा कंक्लूड हो जाया करे और किसी बंदे को जाना हो तो वो बेशक चला जाया करे, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चंस अगर उसके आंसर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया तो बाकी रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी यूट्यूब के ऊपर तो आप वहाँ से रिकॉर्डिंग भी सेशन की देख सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आपने मिस कर दी है तो वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा में ये क्वेश्चन आवाज़ नहीं आई, कौन भाई बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। हाँ आसिफ सलीम साहब के लिए। जी हेलो। जी जी, आवाज़ आपकी आती है फिर गायब हो जाती है। कौन भाई हैं? हमजा भाई हैं, गौरी भाई हैं, कौन है? दोनों की आवाज़ असल में ना, दोनों की वो इंडिकेटर जो वॉइस का होता है ना, ग्रीन सर्कल या ग्रीन हाईलाइट सा वो होता है, लेकिन पता नहीं चल रहा बोल कौन रहा है। मेरी आवाज आपसे आ रही है, आपको दूर बात कर रहा हूँ। गौरी भाई आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा गौरी भाई, ये आपके दो आईडीज हैं, गौरी 93, एक ग्रे कलर का है, एक रेड कलर का है। ये दोनों आप ही के अपने आईडीज हैं? गौरी भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ठीक है सर, ठीक है। तो आपका नाम गौरी 93 है, मतलब ये कैसा नाम रखा है आपने अपना? अब्दुल कदूस भाई, तो यहाँ पे फिर अपना नाम अब्दुल कदूस रखें ना। जिन जिन भाइयों के जो नाम है ना असल में, वो नाम रखें। गौरी, शाहीन, पृथ्वी, ये सारे मिसाइलों के नाम हैं, तो अपने अपने नाम रखें।
सर क्वेश्चन ये था कि अभी तो आप पेपर स्टोन यूज कर रहे हैं। गौरी भाई आपका ना कुछ पेपर स्टोन समझ में आया है मुझे बड़ी दूर से, लेकिन क्लियर नहीं पता चल रहा। जी मैम, मैम सिद्रा आप भी ना अपना अब आवाज नाम चेंज करके ना आप भी सिद्रा रख दें ताकि मुझे पता चले कि या मिसेज अब्दुल कुद्दूस रख दें, वो भी बेहतर है, ताकि मुझे पता चले कि कौन है। मतलब आई वुड वांट टू नो कि मेरी टीम में कौन है कौन नहीं है, किस तरह से काम हो रहा है, मुझे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अभी आपकी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हुई थी कुद्दूस भाई, अब आवाज लो फिर पीछे चली गई है। अच्छा सर, अब आवाज ठीक आ रही है मेरी? अब ठीक है ये सर। अच्छा एहसन भाई, क्वेश्चन ये था कि पेपर स्टोन आप यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह से ओंडा अगर देखें या CFDs देखें तो उसमें क्योंकि मार्केट तो एक तरह से ही चलती है, लेकिन अगर ग्राफ को देखें तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस नजर आता है, ये क्यों होता है? ब्रोकर के अंदर ना स्लिपेज होती है थोड़ी सी। अच्छा हाँ, ठीक हो उसकी गया। वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और उसके बाद एक और वजह भी ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ मज़ेदार चीज़। 4 आवर चार्ट पे अगर आप जाएं ना तो आपको यहाँ पे कोई भी दिन उठा के देख लें, आप ये 4 आवर की कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखें। ये वाली कैंडल 10 बजे बनना स्टार्ट हुई है, 10 बजे से लेकर ये चलेगी 2 बजे तक, ठीक है। और अभी टाइम हो गया है 13:53। अच्छा, एक तो सब लोग अपना UTC -4 कर लीजिएगा टाइम न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर ना, ताकि मैं जिस वक्त जी जी आपको कोई भी कैंडल का रेफर करूंगा तो आपके पास आपको पता चल जाए मैं कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूँ, वरना आप उसको पाकिस्तानी टाइम में शिफ्ट करेंगे और फिर इस तरह का वो फिर ना एक अलग खिचड़ी पक जाएगी। तो सब लोग अपना जो टाइम है चार्ट के ऊपर वो UTC -4 कर लें। अच्छा, अब ये देखें कि पेपर स्टोन के ऊपर जो 4 आवर कैंडल है ये स्टार्ट हो रही है 10 बजे और ये क्लोज होगी 2 बजे, ठीक है। ओएंडा के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो कैंडल स्टार्ट होती है 9 बजे और क्लोज जी होती है 1 बजे, ठीक है। सही हो भाई नहीं, इस वजह उसमें से भी भी 10 बजे क्लोजिंग होती है, 10 बजे ओपन होती है न्यू कैंडल ओंडा के ऊपर, और 2 बजे क्लोजिंग होती है उसकी। अरे नहीं, एक मिनट ठहरो, अभी ओएंडा आपके सामने खोल लेते हैं। अभी रिसेंट चेक करें H4 कैंडल। ये देखो 9 बजे, ये देखें 9 बजे और ये अगली कैंडल 1 बजे शुरू हो चुकी है, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं पाकिस्तानी टाइम को समझ रहा था, सॉरी। देखा ना, वही मैंने जो भी बात की है, UTC -4 करें तो फिर पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तानी टाइम को मैंने कहा अभी 10 बजे क्लोजिंग हुई है यार। ये देखें, अब ये वाली जो पेपर स्टोन के ऊपर ये अभी तक की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। ठीक है अच्छा, उसके जी। सही बाद है। ओएंडा के ऊपर मेरे ख्याल से मार्केट जो है ना वो गोल्ड की मार्केट क्लोज ही नहीं होती शायद, मेरा ख्याल है, मुझे इसी तरह से याद नहीं है अब। लेकिन पेपर स्टोन के ऊपर 1 घंटा मार्केट क्लोज भी होती है। अब ये भी आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ग्राफ में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, ठीक है। ग्राफ पढ़े, चार्ट सब पढ़े एक ही तरीके से जाते हैं, लेकिन पेपर स्टोन क्योंकि मेरा ब्रोकर इस पर मैं ट्रेड करता हूँ तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ यही वाला चार्ट पढ़ें, ताकि आपको एक दफा पढ़ना आ जाए, फिर जो मर्जी चार्ट आप पढ़ लीजिएगा। बेशक पेपर स्टोन पढ़ें, ओएंडा पढ़ें, या IC मार्केट पढ़ें, FXCM पढ़ें, forex.com पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन अभी जब तक मेरे साथ पढ़ रहे हैं चार्ट को तो वही वाला पढ़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। UTC -4 कर लें सब लोग और पेपर स्टोन कर लें, बेहतर हो गया। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर नहीं तो सेशन को कंक्लूड करते हैं। सर क्वेश्चन नहीं है ऐसा था, बस मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक दफ़ा दोबारा कंसीडर की, और मैं ग्रुप मेंबर से मुखातिब हूँ कि मैं PM बेस 2 का एब्सकॉन्डर हूँ, और एहसान साहब ने रिक्वेस्ट रिकंसीडर की और दोबारा इस बेस में मौका दिया सीखने का।
तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, यकीनन इधर ग्रुप में ग्रुप मेट्स कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं और कुछ को कम एक्सपीरियंस है, मैं भी 0 एक्सपीरियंस के साथ ही हूँ। तो आप सिंसियरिटी और कमिटमेंट के साथ वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे तो यकीनन कुछ क्लासेस के बाद ये चार्ट, ये कैंडल पैटर्न आपसे खुद बात कर रहा होगा। तो बस ये मैं शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सर। जी अली भाई ठीक कह रहे हैं आप। जी फैसल भाई थैंक यू। यार इमरान भाई देखो कितने पॉपुलर हैं। मोहम्मद अली भाई ने 2025 की प्लेलिस्ट में से इमरान भाई को याद रखा हो। सर वो हमारे हीरो हैं 2025 की सीरीज के, बल्कि हीरोइन है वो। ठीक है चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है वेडनेसडे को 9 o'clock। और मैं कोशिश करूँगा कि सुबह फर्स्ट हाफ में आप लोगों के लिए मैं वीडियो जो है अवेलेबल कर दूं। तो आप कल इसको तसल्ली से वीडियो को दोबारा देख के असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह परसों हम मिलते हैं। ठीक है तो सर ये एक क्वेश्चन था, ये यूट्यूब पे होगा वीडियो? जी जी मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा और आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर आप देखें कि जो आपका PM बैच 3 जॉइन हेयर के ऊपर ना PM बैच 3 वीडियोस का एक एरिया बना हुआ है। मैं यहाँ पे उसका लिंक भी भेज ठीक है, वहाँ पे लिंक होगा। हाँ ठीक है जी, पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा सर जी एक लास्ट क्वेश्चन था कि अब जिस तरह मेरे डेस्कटॉप पे माइक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेरे मोबाइल पे काम कर रहा है, ठीक है, तो जो आपकी लाइव वीडियो मोबाइल पे भी देखना कोई इश्यू तो नहीं है ना उसमें? नहीं कि जहाँ मर्जी देखें उसमें कोई इश्यू होना है। देखिए वो मतलब कोई इस तरह का काम तो नहीं कराना कि हमें डेस्कटॉप पे जाना जरूरी होगा उस वक्त? देखें जो है ना असाइनमेंट्स, वो तो चार्ट स्टडी करने के लिए मोबाइल तो रेकमेंडेड नहीं होता ना, बहुत छोटी सी वो ओवरऑल इंटरफेस है। हाँ वो तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे ही होगा। तो बेहतर तो ये है कि चार्ट को कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर स्टडी किया जाए ताकि हाँ जी उसी पे हाँ तो बस और तो कोई मसला नहीं। वो मैं समझता हूँ। मैं कहा कोई प्रैक्टिकल ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमें फौरी जरूरत पड़े, इस वजह से मैं कह रहा था। बाकी मोबाइल पे समझ आ जाती है और बाकी वीडियोस भी होंगी आपकी। ठीक है रिकॉर्डेड। बस जी शुक्रिया जी। ठीक है सही है, जहाँ से आपको आसानी हो, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है तो सब भाई अपना एक तो जिन जिन के नाम चेंज होने वाले हैं, शानी भैया आपका असली नाम शानी तो नहीं होगा ना, जिशान होगा गालिबन, तो आप भी अपना नाम जिशान रख लें। जी जिशान मजीद, बस जिशान रख दें सर यहाँ पे। और आगे 750 जो भी है वो हटा दें, हमें नहीं पूछना 750 का क्या मतलब है। अब वो आपके मैट्रिक में नंबर थे या इंटर में नंबर थे, हमें नहीं पूछना, बस नाम जिशान मजीद रख दें। नहीं सर वो एक दौर में ना 750cc बाइक ली थी, तो पर उस वक्त से यही चल रहा है। मैं चेंज कर लेता हूँ। वही मैं कह रहा था कि वो मुझे नहीं पूछना। ठीक है मैं बता दूं ज्यादा बेहतर है। ओके चेंज कर लेता हूँ। ठीक है चलें, ओके भाइयों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी अल्लाह हाफिज़। इम्पल्स करेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर फोकस करें, और स्ट्रक्चर मार्किंग की तमाम तफसीलात के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।